हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो डेली लीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने पिछले वीडियो में ऑडिट कमेटी यानी कि बोर्ड कमेटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने पिछले वीडियो में ऑडिट कमेटी के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ काफ़ी सारी कुछ जानकारी प्राप्त की है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए और उसके नोट्स भी हमने प्रोवाइड करें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी के बारे में। नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी के बारे में बात करेंगे और ये इसमें भी हम फुल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हमें बात करनी है भाई नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी के बारे में। और जो ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है इसकी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तो नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी देखिए बात करता है 78 सेक्शन है इसका, 178। कौन सा इसका सेक्शन है? 178। तो मैं आपको इसको बेसिक से बताता हूँ। देखिए गाइस, माना कि हमारे पास ये एक कंपनी है, एक मान लिया ये कंपनी है भाई। इसकी पावर्स किस पे है? बोर्ड के पास है। बोर्ड की पावर क्या है भाई? शेयर होल्डर इसकी पावर है। लेकिन इनमें सारी पावर्स जो भी हैं ये एक कंपनी के अंदर है, कंपनी के ये अंदर की पावर्स हैं। अब इसके बाहर जो आए हैं भाई, इसकी पावर्स है कंपनी की ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। फिर इसके बाद आए NCLT। इसके आगे जाएं भाई, इसकी पावर्स किसके पास? हाई कोर्ट। इसके बाद हाई कोर्ट आएगा इसके बाद, और इसके बाद आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी पावर्स हैं भाई कंपनी के पास बोर्ड के पास पावर शेयर होल्डर के बाद ROC के बाद NCLT के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो डेफिनेटली इतना पता चला भाई, जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, इनके पास माना कि भाई ये पावर्स तो हैं इसकी कंपनी के अंदर की, ये ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई डेलीगेट करते हैं। क्या करते हैं? इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वर्कलोड है इन पे ज़्यादा हाई है कंपनी का, ठीक है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो ये डेलीगेट करते हैं, यानी कि दूसरों को बांटते हैं। कैसे बांटते हैं भाई? ये 3 हिस्सों में बांटते हैं। 3 हिस्सों में कौन से में बांटते हैं भाई? एक आता है ऑडिट से रिलेटेड आता है, यानी कि भाई ऑडिट कमेटी। तो भाई अपनी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबसे पहले किसको करते हैं भाई? ऑडिट से रिलेटेड यानी कि ऑडिट कमेटी को, जो कि सेक्शन 177 में हमने कवर अप किया है। अब ये दूसरी डेलीगेट करते हैं किसको? जो कि नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर मेंबर्स से रिलेटेड हो। नॉमिनेशन और रेमुनेशन से रिलेटेड हो, ये दूसरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करता है भाई। वो ये ऑडिट से रिलेटेड थी, ऑडिट कमेटी हो गई। लेकिन ये नॉमिनेशन से कमिटेड है भाई, ये भी हो गई नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी हो गई है। अब तीसरी पावर डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह जो भी हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये डेलीगेट करते हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को। हालांकि इसका सेक्शन और इसका सेक्शन सेम है, बस सब सेक्शन अलग है। इसका 1 है और इसका सब सेक्शन 5 है। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा सिर्फ ये वाली, और ये वाली हमने कवर अप की है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टेक होल्डर को। तो भाई क्या देखते हैं, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है इसमें, इश्यूज़ क्या है इसके, देखते हैं भाई। इश्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमने ये ऑडिट कमेटी में जान लिया था कि भाई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए। इसमें 3 जो भी हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह चाहिए। इसकी आपको सारी खबर पिछली वीडियो में मिल गई। तो हमें बेसिकली इसके इश्यूज़ पता करने हैं भाई। आखिरकार हमें पढ़ना क्या है इसमें, नॉमिनेशन और रेमुनेशन कमेटी में पढ़ना क्या है, यानी कि जो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ना वही हमें इसमें पढ़ना है। लेकिन इसके थोड़े अलग है। क्या है भाई इसके इश्यूज़ क्या हैं? इसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़नी है हमें, नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़नी है, कंपोजिशंस पढ़ने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं, पनिशमेंट भी पढ़नी है इसकी। तो देखिए, ये तो हमारे इश्यूज़ हो गए भाई, इसमें हमें पढ़ना क्या है। देखिए, जो भी ये दोनों कमेटी है ना, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी और स्टेक होल्डर कमेटी, इन दोनों में ही भाई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए।
यानी कि भाई आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट फुल डिटेल के साथ नहीं करा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को रेफर कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप वहाँ से कवर अप कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखिए, हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑडिट कमेटी में भी जाना कि भाई 3 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें भी चाहिए ऑडिट कमेटी में, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि है। अब भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में है, ये मैंडेटरली है, ये ऑडिट कमेटी में पढ़ना पड़ा, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी में भी पढ़ना है, और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में भी हमें पढ़ना है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तीनों में आएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा जब ये कमिटीज़ में आएंगी, कमिटीज़ भी जब आगे चलेंगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो आगे बात करते हैं। देखिए, हमें इसमें नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी देखनी है, तो हमें देखते हैं भाई नॉमिनेशन नॉमिनेट करना, यानी कि रेम्युनरेशन यानी कि उनकी सैलरी वगैरह, किन की सैलरी वगैरह अभी बात करेंगे उनकी। तो मैंने इसका मतलब बताया कि भाई रेम्युनरेशन, भाई कितनी सैलरी वगैरह देनी है, ये कंपनी, ये इस कमेटी का काम है। बेसिकली ये सेक्शन कौन सा है इसका, 178 सब सेक्शन 1। तो बेसिकली इसकी पहले हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। किसकी बात करते हैं भाई हम, इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। भाई क्या है इसकी एप्लीकेबिलिटी, देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या लिखा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है इसमें नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में। देखिए, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्या लिखा है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। भाई हर एक जो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है ना, लिस्टेड माने भाई जो भी बड़े स्तर की लेवल की कंपनी, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ भाई, लिस्टेड और अनलिस्टेड के बारे में तो पता होगा, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता आ रहा हूँ भाई। लिस्टेड माने बड़े लेवल की कंपनियाँ, जो भी बड़े लेवल की पब्लिक कंपनियाँ हैं ना, ये उस पर एप्लीकेबल है। और आगे क्या लिखा भाई, सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल। देखिए क्या कह रहा है भाई, लिस्टेड कंपनी पे तो एप्लीकेबिलिटी है इसकी, ठीक है, इतना तो पता है। अब ये क्या कह रहा है, इसके ये कंपोजिशंस के बारे में बात कर रहा है, कंपोजिशंस के बारे में बात कर रहा है क्या। वैसे ये रूल जो है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल कोई प्रिस्क्राइब करता है, बाकी इतनी जानकारी कुछ नहीं है भाई। आप इतना याद रखिए भाई, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, इस पे एप्लीकेबिलिटी है इसकी। अब आगे बात करते हैं इसके कंपोजिशंस की। क्या बात करते हैं इसके कंपोजिशंस की। बेसिकली हमने बताया कि भाई एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी और कंपोजिशंस वगैरह जो भी हैं इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो इसके हमें नॉन एप्लीकेबिलिटी अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, तो पहले इसके कंपोजिशन देख लेते हैं एक बार इसके कंपोजिशंस देख लेते हैं। देखिए इसके कंपोजिशंस देखते हैं क्या है भाई। बेसिकली कंपोजिशंस होता क्या है, कंपोजिशंस वो होता है भाई कितने डायरेक्टर वगैरह होंगे इसके अंदर, जो भी है कितने मेंबर जो भी है वो होता है भाई, कितने मेंबर वगैरह होंगे कंपोजिशंस में हम पढ़ते हैं ये। तो देखिए क्या है, शैल कंस्टिट्यूट द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 or more डायरेक्टर्स, 3 or more नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्या लिखा है, 3 or more नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन एक मिनट दोगे, ये था, नॉट लेस देन 1.5 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई जो भी हमारे पास डायरेक्टर है ना, पहली बात तो 3 डायरेक्टर तो नहीं होनी चाहिए। अब 3 है उससे ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन 3 में से ना 1.5 यानी कि भाई हाफ जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, उसमें से 50% तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मान लिया कि भाई हमारे पास 12 डायरेक्टर हैं, 12 डायरेक्टर हैं, तो उसमें से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम से कम 3 तो होनी चाहिए। अब इसका 50% लें हम, 50% तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, इन 3 में से 50% तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो यानी कि भाई 50% कितना होगा इसका, 50% होगा इसका 1.5। भाई 1.5 को कैसे निकालें, अब भाई 1.5 तो डायरेक्टर हो नहीं सकते। हाँ बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव चाहिए, लेकिन 2 इसको ना हम 1.5 को 1 नहीं कर सकते, हम इसको 2 कर लेंगे,
मिनिमम भाई 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए हमें। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया भाई। 4 का आधा 2 भाई, 4 होते तो भाई सीधी सी, अगर जो 4 डायरेक्टर चुनने होते भाई, 4 डायरेक्टर है नॉन एग्जीक्यूटिव, तो उसमें से तो हम 50% आसानी से कर सकते थे भाई, 2 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन हमने ऑडिट कमेटी में क्या पढ़ा था? ऑडिट कमेटी में हमने पढ़ा था भाई, जो 4 डायरेक्टर है ना, 4 डायरेक्टर है मान लिया, 3 डायरेक्टर होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव कुछ भी हो। ठीक है, इतना पता चल गया। लेकिन इसमें मेजोरिटी थी। मेजोरिटी क्या थी भाई? 4 में से 2 होने ही हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि इसमें मेजोरिटी है इसमें भी 50% की, कि भाई 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। वैसे आपको इसमें वीडियो में मिल जाएगी ऑडिट कमेटी के बारे में सारी डिटेल, उसमें मिल जाएगी, आप उसको देखिए। तो अब देखते हैं भाई इसके थोड़े एक्सेप्शंस देखेंगे इसके, यानी कि इसमें ही आपको नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए क्या है। तो भाई हमें एक्सेप्शंस पढ़ने हैं इसके। देखिए क्या है एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन देखिए, इन सेक्शन 178 सबसेक्शन 1 फॉर द वर्ड्स एवरी लिस्टेड कंपनी द फॉलोइंग वर्ड्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली implies that every listed public company। भाई ये क्या कहता है? जो हमारा सेक्शन 178 सबसेक्शन 1 है ना, वो किस पे लागू कर रहा है भाई? लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी पे, या फिर वो भी सब्स्टिट्यूट हो, मतलब सब्स्टिट्यूटेड करे भाई, या फिर एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो। सीधी सी बात, ये तो समझ में ठीक है। एक्सेप्शन के साथ ये मॉडिफिकेशन भी है और एडेप्टेशन भी कह सकते हो आप इनको। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 178 शैल नॉट अप्लाई। ये आपका क्या आ गया? नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, जो भी सेक्शन 8 कंपनी आप जानते होंगे कौन सी होती है। सेक्शन 8 कंपनी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं होता, जिसको यानी कि जो चैरिटेबिलिटी वगैरह के लिए होती है ना भाई, उसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट वगैरह का, तो वो होती है ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी। तो इसमें सेक्शन 178 नहीं होगा अप्लाई। आगे देखें तो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी, जो ये IFSC पब्लिक कंपनी है ना भाई, इसमें भी सेक्शन 178 शैल नॉट अप्लाई, यानी कि इसमें भी ये अप्लाई नहीं होगा। ये पूरे सेक्शन की बात कर ली, यानी कि पूरे सेक्शन की बात, कुछ भी नहीं आने वाला इस, मतलब कि कोई रिलेट नहीं है इसका इन कंपनियों से। इसकी पब्लिक कंपनी होगी उस पर भी अप्लाई नहीं होगा, तो भाई पब्लिक कंपनी पे भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जो ये IFSC पब्लिक कंपनी है ना, ये इसके लिए लिखा हुआ है। अब ये आगे बात करें तो ये और किस पे अप्लाई नहीं है भाई? नॉट एप्लीकेबल जॉइंट वेंचर होली ओन्ड और सब्सिडी और डोरमेंट कंपनी, इनके लिए भी ये अप्लाई नहीं है। आप इसका 4th पॉइंट देखिए, इन चीज़ों इन वाली कंपनियों के लिए भी ये अप्लाई नहीं है सेक्शन 178। तो आगे बात करें भाई, इसमें देखिए ज़रूरी पॉइंट है ये वाला आप देख सकते हो। ये वाला पॉइंट क्या है? प्रोवाइडेड दैट द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी वेदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव may be appointed as a member of the nomination remuneration committee but shall not chair such committees। देखिए क्या कह रहा है ये। देखिए भाई ये कह रहा है कंपनी का चेयरपर्सन, क्या कहा मैंने भाई? कंपनी का चेयरपर्सन, कमेटी का मेंबर तो हो सकता है, कमेटी का मेंबर हो सकता है वो, पर क्या बात है भाई, कमेटी का ना वो चेयरपर्सन नहीं होना चाहिए। यानी कि भाई क्या कहा है भाई, कंपनी का जो चेयरपर्सन है ना, कंपनी का ये जो प्रोवाइडेड लिखा हुआ है ना भाई, कंपनी का जो चेयरपर्सन है ना, ये कमेटी का मेंबर तो हो सकता है, लेकिन ये कमेटी का ना चेयरपर्सन नहीं होना चाहिए, कमेटी का चेयरपर्सन नहीं होना चाहिए, जो कि ये कंपनी का चेयरपर्सन है। तो वैसे देखिए आगे देखते हैं अब इसके
ये आपको बताने वाली पॉइंट था भाई, मैं बता दिए। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं भाई? इसके फंक्शंस के बारे में। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। बेसिकली इसके फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है पेपर में, एग्ज़ाम में आपके। तो फंक्शंस देख लेते हैं भाई नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी के, कि भाई फंक्शंस क्या कहते हैं। देखिए भाई फंक्शंस देखिए पहला फंक्शन देखिए भाई, द नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी shall identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down recommended to the board their appointment and removal। देखिए क्या कह रहा है इसमें, आपको सिर्फ 2 पॉइंट पे याद रखना है। क्या रखना है? 2 पॉइंट को डिटेल में देखिए आप, आइडेंटिफाई और रिकमेंड टू द बोर्ड। देखिए क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? भाई मैं आपसे कहूँ कि भाई क्या जो ये भी है नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी है, ये डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? ये कमेटी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है क्या? अपॉइंटमेंट कर सकती है डायरेक्टर का? क्या आंसर दोगे आप मुझे भाई? इसका आंसर क्या दोगे? अगर जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई वेदर दे कैन अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, तो भाई इसका आंसर होगा, सीधी सी बात है, नो। इसका आंसर होगा क्या? ये कमेटी डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकती। भाई क्यों? भाई डायरेक्टर को अपॉइंट करने का काम किसका है? भाई डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? या तो बोर्ड के पास पावर है इसकी, भाई बोर्ड, या फिर जो भी है शेयर होल्डर वगैरह हैं, कंपनी के मेंबर वगैरह। ठीक है भाई, ये जो हमारी नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी है ना, ये बोर्ड के कहने पे चल रही है। बोर्ड को ही तो प्रेफर कर रही है ये, जो हमारी ये कमेटी है, ये बोर्ड को प्रेफर करे तो बोर्ड की सारी बात मानेगी। तो भाई बोर्ड इसके वो करेंगे। ये जो फंक्शंस कह रहा है ना आपका, कि भाई ये अपॉइंट कर नहीं सकती, ये तो सिर्फ आइडेंटिफाई करेगी। क्या करेगी? ये सिर्फ आइडेंटिफाई, ये जांच पड़ताल करेगी भाई ये क्वालिफाइड पर्सन है नहीं है। जो भी इस पर्सन को अगर जो मैं ये सिर्फ बताएगी उसे कि भाई ये अपॉइंटमेंट के लिए बढ़िया है नहीं है, अच्छा बंदा है या नहीं है, इसकी क्वालिफिकेशंस कितनी है, ये जानकारी लेगी उसके बारे में। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करेगी, उसके बारे में जानकारी लेगी कि भाई ये पर्सन क्वालिफाइड है या नहीं है, डायरेक्टर बनने के लायक है नहीं है, ये रिमूवल कब होगा, ये अपॉइंटमेंट कब होगा, ये तो बोर्ड के हाथ में है। किसके हाथ में है? बोर्ड के हाथ में, ये इस कमेटी के हाथ में नहीं है। तो ये तो सिर्फ जांच पड़ताल करेगी। ये कहती है एक और काम है भाई, कि भाई अगर जो आपको लगा कि भाई ये पर्सन सही है, मतलब डायरेक्टर बनने के लायक नहीं लेकिन सीनियर मैनेजमेंट के बनने के लायक है, ये कहती है भाई कमेटी, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, कि भाई हम इसे सीनियर मैनेजमेंट बना दे। भाई कहती है बना दो सीनियर मैनेजमेंट, अगर जो आप बना सकते हो तो बना दो, क्योंकि अगर जो ये क्वालिफाइड पर्सन है तो भाई सीनियर मैनेजमेंट कौन हो सकता है? भाई प्रोडक्शन का मैनेजर, या फिर प्रोडक्शन मैनेजर कह लो, या फिर सीनियर मैनेजर, या फिर टॉप पोजीशन पे होते हैं ये भी, इसको सेल्स मैनेजर भी कह सकते हो। भाई टॉप पोजीशंस पे होते हैं, लेकिन इसको अपॉइंट वगैरह जो भी कंपनी का डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट करना है, तो ये तो सिर्फ उनके बारे में क्वालिफिकेशंस वगैरह जानेगी, बाकी और कुछ काम नहीं करेगी। भाई क्वालिफिकेशंस वगैरह, भाई बंदा जो भी है जिसको वो अपॉइंट कर रहे हैं, वो पहले कमेटी वगैरह उसके बारे में जानकारी लेगी, जब उसको आगे जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेगी और फिर वो बोर्ड रिजोल्यूशन पास वगैरह करेंगे, जब भी उसको अपॉइंट करा जाएगा। और अपॉइंट करने का काम तो इसका है नहीं, तो सीधी सी बात आइडेंटिफाई करेगी ये पर्सन को और रिकमेंड करेगी बोर्ड को कि भाई ये सही है कि नहीं है, भाई ये अपॉइंटमेंट के लिए सही है या फिर नहीं है, ये रिकमेंड करेगी बोर्ड को और आइडेंटिफाई करेगी पर्सन्स के बारे में जिसको अपॉइंट होना है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका ख़त्म हो गया, इसमें यही था। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं भाई इसका फंक्शंस का। शैल स्पेसिफाई, क्या लिखा है ये? शैल स्पेसिफाई द मैनर फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड, इट्स कमिटीज एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर्स टू बी कैरिड आउट either by the board, by the nomination and remuneration committee, or by an independent external agency and review its implementation and compliance। देखिए क्या कह रहा है ये भाई, देखिए ध्यान से सुनिए।
भाई ये सीधी सी बात कह रहा है भाई, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ तरीका बता सकती है भाई कौन से तरीके से अब आप अपॉइंट कर रहे हो। भाई ये कहती है सीधी, आप तरीका बताओ कि जिसके थ्रू हम इन तीनों को परफॉर्मेंस का चेक कर सके। भाई क्या लिखा है भाई, ये तीनों क्या है भाई, ये कह रही है कि भाई आप तरीका बताओ, जिसको भी आपको अपॉइंट वगैरह करवाना है भाई, आप तरीका बताओ कि जिसके थ्रू हम इनके परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कह सकती हैं कि भाई आप हमें इनके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, यानी कि आप ये बताओ कि मैं कैसे चेक करूं। अब ये कैसा कर सकती हैं भाई, इवैल्यूएशन लिखा हुआ है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है भाई कंपेयर करना, यानी कि मैं या तो उस पर्सन को कंपेयर करूंगा किसी दूसरे पर्सन से, या फिर एनालाइज करूंगा खुद कि भाई ये पर्सन भाई काम सही से करेगा या नहीं करेगा। या तो भाई इवैल्यूएशन करूंगा भाई, या तो कंपेयर करूंगा, या फिर एनालाइज करूंगा कि भाई ये बंदा अपने आप में भी खुद बढ़िया काम कर सकता है नहीं कर सकता, और या फिर दूसरों के कंपेयर में कैसा है ये कैसा नहीं है, इसके बारे में इसके परफॉर्मेंस को जानूंगा मैं। तो ये परफॉर्मेंस को जानना भी किसके हाथ में है, ये भी नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी के हाथ में है कि भाई इसके बारे में जान पड़ताल करो, इसके परफॉर्मेंस को देखो कि ये काम कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा। ये भी इसका ही काम है, कमेटी का काम है ये भी। तो आगे देखते हैं भाई क्या एक बात हो जरूर बताऊँ आपको कि भाई अगर जो किसी भी बंदे को भाई ट्रेनिंग वगैरह पे भेजना है, कोई बंदा भाई क्वालिफाइड तो है लेकिन भाई ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई, उसकी ट्रेनिंग वगैरह जो भी है उसको भेजना है, या फिर किसी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो भाई अभी वो डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है या फिर इम्प्रूवमेंट चाहिए उसे, तो उसके बारे में भी ये बताएगी उसे, और आगे ट्रांसफ़र वगैरह जो भी है कहाँ पे भी जाना है उसे बता देगी भाई। ये रिपोर्ट हमें दो, ये कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई जो भी डायरेक्टर वगैरह की रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट होंगी भाई इसे क्या ज़रूरत है, ये रिपोर्ट देंगे किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो आगे बात करते हैं इसके। देखिए वो जो हमने अभी वो सीनियर मैनेजमेंट का पढ़ा था उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द एक्सप्लेनेशन सीनियर मैनेजमेंट मीन्स personnel of the company who are member of its core management team and excluding board of directors comprising all members of management one level below the executive director including the financial heads। मैंने आपको बताया कि भाई सीनियर मैनेजमेंट वैसे तो टॉप पर्सन के होते हैं भाई, टॉप डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये ना किसकी कैटेगरी में आते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव में से नीचे जो लेवल है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से जो नीचे लेवल है, बिलो द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनको नहीं लिया जाता, उनको नहीं लिया जाता। इसलिए भाई अगर जो नॉन एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव जो भी हैं भाई उनके नीचे वाले डायरेक्टर्स हों, ये उनमें आते हैं सीनियर मैनेजमेंट वाले, जो भी सीनियर मैनेजर वगैरह होते हैं ये उनमें आते हैं। तो भाई उनको अपॉइंट नहीं कर सकते हम नीचे वालों को, सीधा सीधा लिखा है इसमें, आप इसको रीड करके देख लेना एक बार। आपको मैं इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए प्लीज़। अब बात करते हैं भाई इसके तीसरे फंक्शंस के बारे में। देखिए क्या है तीसरा फंक्शन, शैल फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अ डायरेक्टर यानी कि भाई रिकमेंड टू द बोर्ड ऑफ पॉलिसी, यानी कि देखे क्या कह रहा है ये, देखिए ये वाला पॉइंट क्या कहेगा आपको, रिकमेंड टू द बोर्ड ऑफ पॉलिसी रिलेटिंग टू द रेम्युनेरेशन फॉर द डायरेक्टर्स, की मैनेजर पर्सन एंड अदर एम्प्लॉइज। देखिए क्या कह रहा है ये भाई, किस डायरेक्टर को और किस सीनियर मैनेजर को कितना रेम्युनेरेशन देना चाहिए। भाई रेम्युनेरेशन मतलब भाई सैलरी वगैरह जो भी है, भाई किस डायरेक्टर को या फिर किस सीनियर मैनेजर को कितना रेम्युनरेशन देना चाहिए, ये देखा जाएगा उसकी क्वालिफिकेशंस, जो भी उसकी पोजीशन वगैरह होगी, एट्रीब्यूट्स होंगे उसके, इंडिपेंडेंसी होगी, जो भी उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह होंगी ना, एट्रीब्यूट्स वगैरह, उनके हिसाब से देखा जाएगा कि भाई उन्हें कितनी रेम्युनरेशन की ज़रूरत हो सकती है, कितनी दे सकते हैं हम। अब भाई लोगों के हिसाब से अपनी तरफ से तो थोड़ी ना दे देंगे उन्हें, अपनी तरफ से तो देने वाले हैं नहीं भाई हम। तो ये चेक भी करना किसका काम है कि भाई उन्हें कितनी रेम्युनरेशन देनी चाहिए, ये भी काम किसका है, इस कमेटी का है कि भाई
उसको कितनी चाहिए, कितनी हमें देनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। बेसिकली भाई रेमुनेशन जो बनेगी उसकी पॉलिसी बनेगी ना, वो उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह के हिसाब से ही बनेगी भाई। पॉलिसी के बाद वो फॉर्मुलेट करेगा। अब आगे देखते हैं 4th पॉइंट इसका। देखिए, द नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमिटी शैल while formulating the policy under subsection 3 ensure that। देखिए क्या लिखा है ये भाई, पॉलिसी बना ली उसने, अब अपनी रेमुनेशन क्या क्या देनी है क्या नहीं देनी, वो उसके लेवल वगैरह कंपोजिट वगैरह जो भी हिसाब है उसका देख लेगा वो कैसे देनी है उसे। अब बात करता है भाई फॉर्मुलेटिंग की। भाई फॉर्मुलेट कैसे करेगा भाई, यानी कि फॉर्मुलेट का मतलब है भाई किस बंदे को किस डिजिट में रेमुनेशन देनी चाहिए। डिजिट में मतलब देखिए, ए पॉइंट पढ़िए, द लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेमुनेशन इज रीजनेबल एंड सफिशिएंट टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट डायरेक्टर्स ऑफ द क्वालिटी रिक्वायर्ड टू रन द कंपनी सक्सेसफुली। मतलब भाई ये क्या कह रहा है भाई, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह हमने जान ली, अब उसकी बात करते हैं हम उसके भाई 6 डिजिट में दें, उसकी 4 डिजिट में दें, उसकी सैलरी जो भी है रेमुनेशन उसको लाख में दें, लाख में दें, 1000 में दें, कितनी दें, ये भी बात कौन करेगा इसकी, ये रेमुनेशन कमेटी यानी कि नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी ही जानकारी लेगी कि भाई इसको लैक्स में देनी है सैलरी, 1000 में या फिर 1000 में देनी है। तो ये भी इसमें ही देखेगी। इसका बी पॉइंट देखें, रिलेशनशिप ऑफ रेमुनेशन टू परफॉर्मेंस इज क्लियर एंड मीट्स अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स एंड। आगे देखिए, आप ये देखो भाई किसको कितनी देनी है, भाई इसको कितनी दे रहे हैं, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। भाई जिस हिसाब से आप उसको रेमुनेशन दे रहे हो, भाई वो कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, भाई ये देखना है उसे। क्या देखना है भाई, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट वगैरह पूरी कर रहा है नहीं, भाई हम जिस हिसाब से उन्हें रेमुनेशन दे रहे हैं वो कंपनी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है भाई, इतना आगे समझ गई भाई, उसको डिजिट वगैरह भी देख ली, भाई कितना देना है उसे रेमुनेशन, ये सब चीज़ देख ली। अब इसकी बात करते हैं, इसके बी कंप्लीट हो गया भाई उसका, कि भाई वो रिलेशनशिप में कोई भाई डायरेक्टर कोई ऐसा होता है कि भाई अपनी रिलेशनशिप में बढ़िया दे रहा है सैलरी, कोई बंदा आ गया उसके रिलेशन का है लेकिन वो बढ़िया सैलरी दे रहा है उसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके सी पॉइंट की बात करें तो अब रेमुनेशन टू डायरेक्टर्स, की मैनेजर पर्सनल एंड सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ बैलेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड इंसेंटिव पे रिफ्लेक्टिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव अप्रोप्रिएट टू द वर्किंग ऑफ द कंपनी एंड इट्स गोल्स। देखिए क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि भाई कंपनी को ना जो भी बोनस वगैरह देना है ना वो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए सब काम। बोनस कितना देना है क्या नहीं देना, उसके हिसाब से सब चीज़ बैलेंस में चलनी चाहिए कंपनी की, जो कि उनका हिसाब है भाई सारा इक्वली लेवल होना चाहिए। भाई किसी को ज़्यादा दे रहे हो, उसका काम क्या है उसको उसके हिसाब से नहीं दे रहे, जितना वो काम कर रहा है उसे उसके हिसाब से वर्क रेमुनेशन नहीं मिल रही, या फिर भाई कोई ज़्यादा काम कर रहा है उसे कम रेमुनेशन दे रहे हो, या फिर कोई ज़्यादा काम या फिर कोई कम काम कर रहा है भाई उसे ज़्यादा रेमुनेशन दे रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। तो इसके आगे एक लास्ट पॉइंट और लिखा है भाई, दिस फंक्शन नॉट अप्लाई ऑन गवर्नमेंट कंपनी, ये फंक्शंस अप्लाई नहीं होते गवर्नमेंट कंपनी पर। यानी कि भाई ये क्या बात है कि भाई हमने शुरुआत में पढ़ा भाई पब्लिक कंपनी जो है, शुरुआत में क्या पढ़ा था भाई, पब्लिक कंपनी पे ये अब एप्लीकेबल है, ये रहा। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और लिखा है, ये गवर्नमेंट कंपनी, ये लिखा गवर्नमेंट कंपनी डिस्क्रिशनरी, यानी कि भाई गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई हो भी सकते हैं भाई, इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर जो गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो इसको एप्लीकेबल करवा ले, अदरवाइज़ वो बना ले कमेटी, नहीं तो नहीं बना सकती, उसके मन की बात है भाई गवर्नमेंट कंपनी के बाद, तो ये फंक्शंस उस पर लागू नहीं होने के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में बात करेंगे। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन से नोट डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।